फ्रेंड्स, मैं जय। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जीएसटी R1 को हम डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में किस तरह फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी R1 को डिटेल में समझने के लिए हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझेंगे इसको। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधा टॉपिक पर। फ्रेंड, मैंने एक पार्टी का जीएसटी लॉगिन कर लिया फ्रेंड्स, और जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए हम जाएंगे जीएसटी R1 पर। फ्रेंड्स, हम जाएंगे ऑनलाइन पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर क्लिक करने के फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ टेबल है। हम प्रत्येक जितनी भी टेबल है सभी टेबल को 1 बाय 1 करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारी जो है टेबल है 4A 4B 6B 6B फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी नील जीएसटी R1 है तो यहां पर ये चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कीजिए, फाइल नील जीएसटी R1 फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने के बाद आप फाइल स्टेटमेंट करोगे, आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, आपकी नील की जीएसटी R1 फाइल हो जाएगी। ये केवल उसी केस में करना है फ्रेंड्स जब आपकी सेल का डाटा कुछ भी ना हो फ्रेंड्स। जब आपकी सेल 0 हुई हो पूरे मंथ में और आपकी नील करना चाहते हो तो यहाँ पर नील पे क्लिक करेंगे और फाइल स्टेटमेंट करोगे, पार्टी का ओटीपी लोगे और सबमिट कर दोगे फ्रेंड्स। इस तरह आपकी नील की जीएसटी R1 हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई डेटा है फ्रेंड्स, आपके किसी भी मंथ में, किसी भी पर्टिकुलर मंथ में कोई सेल के बिल कटे फ्रेंड्स, तो आपको नील की जीएसटी R1 फाइल नहीं करनी है फ्रेंड्स। ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले टेबल को खोलते हैं, टेबल नंबर 4 को ओपन करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें क्या है फ्रेंड्स। ठीक है। जनरली फ्रेंड्स ये वाली टेबल नंबर 4 जो होती है हमारे उन इनवॉइसेस के लिए होती है जो इनवॉइस हम एक B2B को फ्रेंड्स देते हैं, जो अपना गुड्स हमें एक रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए हमारी ये टेबल नंबर 4 होती है। मतलब हम टेबल नंबर 4 में उन बिल को रिकॉर्ड करते हैं जिन बिलों पर जीएसटी नंबर होता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स ऐड रिकॉर्ड में जाने के बाद फ्रेंड्स ये यहाँ पर लिखा है B2B SCZ और ये है DE एड इनवॉइस। तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं हम क्या क्या बोलते हैं। तो इसमें डेटा डालने से पहले आपको सबसे पहले कुछ ऊपर ये दिखाई दे रहे होंगे कुछ स्टेप्स, मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूं 1 बाय 1। सबसे पहले है डिमीट एक्सपोर्ट्स फ्रेंड्स। तो डिमीट एक्सपोर्ट्स क्या होता है फ्रेंड्स, यदि आप अपना गुड्स किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स, EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सप्लाई करते हो फ्रेंड्स, तो वो डिमीट जो है एक्सपोर्ट बन जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपके केस में कोई ऐसी सप्लाई है डिमीट एक्सपोर्ट की, तो आप यहां पर क्लिक करोगे और उस बिल की सारी डिटेल यहां पर डाल दोगे फ्रेंड्स। अदरवाइज नहीं है तो इसको हम अनचेक कर देते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है फ्रेंड्स SCZ सप्लाई विद पेमेंट और SCZ सप्लाई विदाउट पेमेंट फ्रेंड्स। अब SCZ सप्लाई विद पेमेंट और SCZ सप्लाई विदाउट पेमेंट क्या होता है फ्रेंड्स। पहले मैं विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट वाला फंडा समझाता हूं फ्रेंड्स। यदि आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फ्रेंड्स फर्निश करते हो, LOT अगर आप फर्निश कर देते हो, फिल कर देते हो, ठीक है, तो आपको SEZ सप्लाई विदाउट पेमेंट आप जो है यहाँ पर कर सकते हो, बिल अपना माल जो बेच सकते हो। लेकिन अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOT फर्निश नहीं करते हो तो आपको SEZ सप्लाई विद पेमेंट जो है बिल क्रिएट करना पड़ेगा, माल अपना सप्लाई करना पड़ेगा। इसमें बाद में फ्रेंड्स SCZ सप्लाई विद पेमेंट में बाद में आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो, उसका प्रोसीजर अलग है फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें आप एक चीज है कि ये आपके हाईलाइट नहीं हो रहे फ्रेंड्स, तो इनको हाईलाइट जब भी होंगे फ्रेंड्स, उसी कंडीशन में हाईलाइट होंगे ये जब आप SCZ सप्लाई के कोई यहाँ पर जीएसटी नंबर डालोगे फ्रेंड्स। अब इसमें एक चीज होता है कि SCZ क्या होता है। SCZ की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्पेसिफाई इकोनॉमिक जोन फ्रेंड्स। गवर्नमेंट
किसी भी जोन को, किसी एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उससे SEZ जोन स्पेसिफाई इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे जोन में, ऐसे एरिया में अपना माल, अपना गुड्स बेचते हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो SEZ सप्लाई विद में आ जाता है फ्रेंड्स। अब इसको मैं एक यहाँ पर GST नंबर डाल के दिखाता हूँ SEZ का। तो अभी अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने नीचे GST नंबर डाला, ये दोनों मेरे जो है हाईलाइट हो गए फ्रेंड्स, ये खत्म हो गए, ये हाईलाइट हो गई। अब मैं जिसमें अगर ये डालना है तो नीचे में जो है जैसे मैंने नीचे जो है एक SEZ स्पेसिफाई इकोनॉमिक जोन का जो है GST नंबर डाला, ये दोनों हाईलाइट हो गए। अब आप जिस तरह भी इसको ट्रीटमेंट करना चाहते हो, विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट, आपने LUT भरा हुआ है, फंडिस करा हुआ है, नहीं भरा हुआ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे फ्रेंड्स। मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, फंडिस कर देता हूँ, तो ये खत्म हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। फ्रेंड्स ये होता है GT के अंडर में। अगर GTA अपनी GST R1 फाइल करता है फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज फ्रेंड्स। पहले यहाँ पर क्लिक करेगा और फिर यहाँ पर अपनी डिटेल फ्रेंड्स डाल देगा। ठीक है, ये रिवर्स चार्ज का फ्रेंड्स होता है, इसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर अपने सप्लाई रिवर्स, जैसे देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये आपके जो आपके CGST SGST है वो सब खत्म हो गए, क्योंकि रिवर्स चार्ज को फ्रेंड्स पॉइंट करता है। ठीक है, तो अगर आपके केस में आपको GT की सर्विस दे रहे हो, तो आप यहाँ पर सप्लाई अट्रैक्टिव रिवर्स चार्ज में क्लिक करोगे और अपनी डिटेल फिल कर दोगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंट्रा स्टेट सप्लाई अट्रैक्टिव IGST, कि अगर इसमें ये बहुत ही रेयर केस में होता है फ्रेंड्स, बहुत ही रेयर केस में होता है कि आप मतलब RCM की दे रहे हो, आप RCM की सर्विस दे रहे हो और वो उस पर IGST भी लग रहा है फ्रेंड्स, तो ये आपका होगा फ्रेंड्स, उस केस में ये होगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर करने के बाद में ये नीचे वाले पॉइंट खुल गए फ्रेंड्स, और अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये जो है ये हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। 65% में आप अगर करोगे टैक्स को, तो यहाँ पर होता है फ्रेंड्स की। ठीक है, इसके बाद चलता है फ्रेंड्स मेन चीज हमारी, जो हमें यहाँ पर जनरली डाटा डालना पड़ता है। सबसे पहले फ्रेंड्स रिसिपेंट GST नंबर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जिसका कोई बिल होगा, जिसको आपने सेल करा होगा, उसका यहाँ पर बिल का GST नंबर डाला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा रिसिपेंट नेम, यहाँ पर इनवॉइस नंबर आएगा, यहाँ पर इनवॉइस की डेट आएगी, यहाँ पर आएगी टोटल इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पर आप पहले से सप्लाई करोगे सेलेक्ट फ्रेंड्स से। ठीक है, और यहाँ पर आपके लग जाएंगे नीचे टैक्सेस। तो मैं इसको आपको एक डाल के दिखा देता हूँ, इनवॉइस है, मैं इस इनवॉइस को पुट करके आपको वहां दिखा देता हूँ किस तरह होगा फ्रेंड्स। ये पार्टी का GST नंबर है, यहाँ से हम पार्टी का GST नंबर ले लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और जाएंगे अपने यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर पार्टी का GST नंबर डालेंगे, रिसिपेंट का GST नंबर डालेंगे, यहाँ पर उसका नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद इनवॉइस नंबर, आपका इनवॉइस नंबर क्या है, तो इनवॉइस नंबर हम यहाँ से देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसको यहाँ से नंबर आ गया। इनवॉइस की डेट आपकी क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप इनवॉइस की डेट जो है डाल देंगे। ये केवल फ्रेंड्स एक मतलब आपको समझाने के पर्पज से बिल है, कोई मतलब रियल डाटा नहीं है फ्रेंड्स, ये केवल समझाने की वजह से। यहाँ पर इनवॉइस की वैल्यू आप देख लेंगे, टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी आ रही है, ये है 1790। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जैसे GST नंबर डालोगे, ये स्टेट अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आपको कितना परसेंट टैक्स लगा है, जैसे टैक्स लगा मेरा 9%, 18% लगा है, तो मैं 18% वाले में यहाँ जाऊंगा और टैक्सेबल वैल्यू, मैं यानी कि विदाउट GST वाली वैल्यू, बिल की वो वैल्यू जिस पर टैक्स नहीं लगा है, वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो ये है मेरा 1516 रुपये 94 पैसे, 1516 रुपये 94 पैसे। जैसे ही मैंने यहाँ डाला, मेरा ये टैक्स कैलकुलेट हो चुका है।
136.52 और ये देखिए 136 रुपये यहाँ पर ये इसमें लग रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लूंगा सेव फ्रेंड्स। इस तरह फ्रेंड्स मेरा एक बिल, अगर मैं बैक जाकर देखूंगा तो मेरा एक बिल जो है ये रिकॉर्ड में बिल को देखेंगे तो देखो ये एक बिल हमारा रिकॉर्ड में आ चुका है। इस तरह फ्रेंड्स हम डालेंगे अपने B2B बिल की डिटेल फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर बैठ जाओगे तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि एक बिल जो है मेरा यहाँ पर जो है शो होने लगा फ्रेंड्स। सेकंड टेबल है, टेबल नंबर 5 है B2C लार्ज इनवॉइस। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, तो वे आपके इनवॉइस जो B2C लार्ज है। अब B2C लार्ज होते कौन से हैं फ्रेंड, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। B2C लार्ज वे इनवॉइस होते हैं जो आपने बिल, जिस बिल की वैल्यू कह रहा हूं फ्रेंड्स, जिस बिल की वैल्यू 1 लाख या 1 लाख से एक्सीड ज्यादा हो चुकी है फ्रेंड्स, और वो बिल आपका अदर स्टेट में है, ठीक है, इंटर स्टेट में है, ठीक है, वो बिल B2C लार्ज में फॉल करते हैं। तो ऐसे बिल जो आपके 1 लाख से ज्यादा के हो और वे अदर स्टेट में हो और अनरजिस्टर्ड के हो, 3 कंडीशन होने चाहिए। अनरजिस्टर्ड, बिल की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा और वो अदर स्टेट में, तो ऐसा बिल आपका B2C लार्ज में काउंट होता है फ्रेंड्स। उसकी वैल्यू आप यहां पर डालेंगे। मैं एक आपको डाल के भी एक आपको रैंडमली दिखा भी देता हूं डाल के। यहां पर जाएंगे ऐड रिकॉर्ड में, ठीक है, और आप यहां पर सिलेक्ट करोगे POS यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई, कहां पर आपने सप्लाई करी है। जैसे कि मैं यूपी से हूं, मैं दिल्ली का सिलेक्ट कर लेता हूं, इनवॉइस नंबर ले लेता हूं, जो भी आपका इनवॉइस नंबर हो आप वो डालें, बिल की डेट डाल देता हूं मैं, ठीक है, आपकी जो है आप वो डालें, और टोटल इनवॉइस वैल्यू, जैसे कि मेरी वैल्यू है 1,20,000 रुपए, यह मैं डाल देता हूं 1,18,000 रुपए, ठीक है, मेरी बिल की वैल्यू है 1,18,000 रुपए। तो यहां पर मेरा आ जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है जी। तो मैं इसको डालूंगा फ्रेंड्स यहां पर, ठीक है जी। अब ये मेरा सेव हो गया है फ्रेंड्स। तो अभी आप वापस जाके देखोगे फ्रेंड्स, तो मेरी 2 टेबल में डाटा फिल हो चुका है। टेबल नंबर 4 जो आप रजिस्टर पर्सन को सेल कर रहे हैं, टेबल नंबर 5 B2C लार्ज यानी कि वो ऐसा बिल जो आपने अदर स्टेट में, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल करा हो जिस बिल की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा, ठीक है। 2 हो गए फ्रेंड्स। तीसरी हमारी टेबल होती है फ्रेंड्स 6A यानी कि एक्सपोर्ट इनवॉइस। अभी मैंने आपको यहां पर डीम्ड एक्सपोर्ट दिखाया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये डीम्ड एक्सपोर्ट अलग होता है, ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट होता है फ्रेंड्स अलग, ये इंडिया के अंदर ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये होता है एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया से बाहर, जो अगर आप माल को सप्लाई कर रहे हो, अपने माल को सेल कर रहे हो, तो वो जाएगा फ्रेंड्स आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस में। तो एक्सपोर्ट इनवॉइस में आप यहां पर इसके अंदर जाएंगे और जो भी आपकी बिल की वैल्यू होगी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, पोर्ट कोड आपको मिलेगा, वो पोर्ट कोड यहां डालना है। फिर आएगा शिपिंग बिल नंबर या बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर, वो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको यहां डालना है, और टोटल इनवॉइस वैल्यू यहां पर आ जाएगी। फिर आता है आपका फ्रेंड्स ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये कब होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि LUT फर्निश किया है, तो आप अपने गुड्स को विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। और अगर आपने LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फर्निश नहीं किया है फ्रेंड, उस कंडीशन में आपको विद पेमेंट ऑफ टैक्स गुड्स को सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बाद में विद पेमेंट ऑफ टैक्स में आप टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पर डालने के बाद में जितने भी परसेंट में आपका जो है माल एक्सपोर्ट हो रहा है, आप वो यहां पर डालोगे वैल्यू और यहां पर कर दोगे सेव। इस तरह आपका एक्सपोर्ट का इनवॉइस जो है यहां पर पुट हो जाएगा, सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आता है फ्रेंड्स B2C अदर इनवॉइस। B2C अदर में कौन सा होता है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, B2C लार्ज हो गया, आप B2B वाले बिल आ गए यहां पर आपके, जो आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो,
ठीक है। B2C लार्ज वे सप्लाई हो गई, जो इंटर स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को और जिनकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा हो गया। फिर इसके बाद आते हैं एक्सपोर्ट इनवॉइस, जो आपके एक्सपोर्ट इनवॉइस होते हैं वो आप यहाँ डालिएगा। अब B2C अदर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि B2C जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल कर रहे हो और जिनकी वैल्यू 1 लाख से कम है, ठीक है, वो आपकी सेम स्टेट में हो या अदर स्टेट में अदर्स में हो, सब की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो मैं यहां पर भी आपको डाल के दिखा देता हूं फ्रेंड्स। क्लिक करेंगे, यहां पर ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे, यहां पर पैलेस ऑफ सप्लाई जो है आप देखोगे, आप कोई से भी देख सकते हो। जैसे कि मैं यूपी से हूं तो मैं उत्तर प्रदेश में आपको एक डाल के दिखा देता हूं। ये मेरा उत्तर प्रदेश सिलेक्ट हो गया। जैसे कि मेरी बिल की वैल्यू थी 11,800, ठीक है जी, ठीक है, और टोटल बिल की वैल्यू, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू कह रहा है तो मैं यहां रख लेता हूं टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपए, ठीक है। और ये 18% का मेरा माल है, इस पे टैक्स कलेक्ट हो गया। अगर सेस लगता नहीं, अगर सेस वाली वैल्यू है तो सेस का भी कलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको सेव कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक मैं आपको अदर स्टेट वाला भी डाल के दिखा देता हूं कि अगर आप आईजीएसटी किस तरह लेंगे फ्रेंड। तो अगर आप इंटर स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं माल की, तो इंटर स्टेट को सप्लाई कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं दिल्ली में एक बार डाल के दिखा देता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू ले लेता हूं मैं 10,000 रुपए और यहां पर वही रेट 18%। अब यहां पर इसने जैसे ही मैंने अदर स्टेट सेलेक्ट करा तो यहां पर इसने आईजीएसटी को काउंट कर लिया। इस तरह फ्रेंड्स आप B2C अदर में अपने बिल की वैल्यू को जो है ऐड कर सकते हो। बैठ जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए दो मैंने यहां पर डाले हैं, एक CGST एसजीएसटी वाला यानी कि सेम स्टेट वाला, एक अदर स्टेट वाला। 2 रिकॉर्ड मेरे यहां पर जो है सेव हो चुके हैं फ्रेंड्स। बैक चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेबल देखते हैं। नेक्स्ट टेबल है फ्रेंड्स टेबल 8। टेबल 8A, 8B, 8C, 8D नील रेटेड सप्लाई फ्रेंड्स। ये बहुत ही कम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। टेबल 8 में फ्रेंड्स हम अपनी उस सप्लाई को रिकॉर्ड करेंगे जो आपने नील रेटेड सप्लाई करी हो, एग्जेम्प्टेड करी हो फ्रेंड्स, नॉन जीएसटी सप्लाई करी हो फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो अगर आपकी ऐसी कोई सप्लाई है, नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है, अदर देन नील रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई या नॉन जीएसटी सप्लाई है, जैसे कि नॉन जीएसटी सप्लाई आपका अगर कोई पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप की आपकी फ्रेंड्स जो है आपकी सप्लाई है, तो आप यहाँ पर उसको यहाँ पर डालोगे, नील रेटेड है यहाँ पर डाल दोगे, एग्जेम्प्टेड है आपकी यहाँ पर डाल दोगे। इसमें भी फ्रेंड 4 टेबल दी हुई है, तो मैं चारों को एक बार ब्रीफ वेरीफाई कर आपको ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली टेबल में आप डालोगे इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि अगर आप अपने सेम स्टेट में, यानी कि जिस स्टेट में आपका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, जिस स्टेट से आप गुड सप्लाई कर रहे हो, अगर उसी स्टेट में सेम स्टेट में एक रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि ऐसे सप्लायर को जिस पे जीएसटी नंबर है उस पे अगर कोई आप नील रेटेड की, ठीक है, या आपकी नॉन जीएसटी सप्लाई या एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो तो वो यहां पर आ जाएगी, इस फिगर में आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि मैं सपोज को यहां डाल देता हूं कि मैं अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को करता हूं, तो सपोज करो मेरी 500 रुपए है, तो मैं यहां पर ऐड करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है जी। और मैं केवल ये सब कुछ आपको एक एग्जाम्पल है, कोई रियल डाटा नहीं, आपको एग्जाम्पल समझाने की वजह से कर रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड है अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हो फ्रेंड्स, यानी कि सेम स्टेट में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप यहां पर डालते हो, कोई नॉन नील रेटेड सप्लाई करते हो, तो वो यहां पर आ जाएगी फ्रेंड्स। और अब जो ये पहली 2 टेबल है फ्रेंड्स, ये आपके सेम स्टेट के लिए है, और ये जो दूसरी नीचे की 2 टेबल है, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, ये आपके अदर स्टेट के लिए है कि अगर आप अदर स्टेट में कोई सप्लाई नील रेटेड की कर रहे हो। तो ये पहला है इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप अपने स्टेट से बाहर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को नील रेटेड की सप्लाई कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो यहां पर आप पुट करोगे, ठीक है। और अगर आप अदर स्टेट में एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो वो यहां पर आप सप्लाई करो। इस तरह फ्रेंड्स यहां पर जो है रिकॉर्ड डाले जाते हैं,
तो इसको सेव कर। अब ये आपकी हमें टेबल चार टेबल हम जो समझ चुके फ्रेंड्स, ये हमारे 4 टेबल हो चुकी है। अब टेबल नंबर 9 महत्वपूर्ण टेबल है, टेबल नंबर 9B। टेबल नंबर 9B होता है क्रेडिट और डेबिट नोट। आपके जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं तो वो आप यहां पर डालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसमें भी डाटा में रिकॉर्ड कर देता हूं। ये फ्रेंड्स जो हमारा जो है टेबल खुल जाएगी। यहां पर जिस पार्टी के अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट इश्यू करोगे तो वो यहां पर आप पुट करोगे, ठीक है। मैं इसको भी एक आपको डाल के दिखा देता हूं। जैसे एक ये बिल है, इसी को ले लेते हैं फ्रेंड्स। ये बिल नंबर है, इसको कॉपी करते हैं। यहां पर हम जिस पार्टी के अगेंस्ट हमने क्रेडिट नोट इश्यू करा है उसका जीएसटी नंबर यहां पर डालेंगे फ्रेंड्स। ये सारी आगे की डिटेल अपने आप ले लेगा। यहां पर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर डालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां हमने ऐसे रैंडमली डाल दिया है फ्रेंड्स। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की डेट डालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो है हम डाल देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और यहां पर नोट टाइप, अब ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट फ्रेंड्स, मैं क्रेडिट नोट किस लिए बता रहा हूं। अच्छा, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट बनता है सेल के रिगार्डिंग फ्रेंड्स, और डेबिट नोट बनता है परचेज के रिगार्डिंग। लेकिन आप हमेशा वही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट डालेंगे फ्रेंड्स जो आप सेल में यूज करते हो फ्रेंड्स, सेल को कम करते हो अपनी, तभी यहाँ पे पुट करोगे। अगर परचेज के रिगार्डिंग आप डेबिट नोट और जो है क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो फ्रेंड्स वो यहाँ पर नहीं डालोगे फ्रेंड्स, ठीक है। और नोट की वैल्यू, यानी कि जितना भी आपका ये क्रेडिट नोट बना है उसकी वैल्यू, जैसे कि अभी हमने पीछे डाली थी, वो डाल देते हैं फ्रेंड्स। ये आ जाएगी हमारी 1790, ठीक है। ये POS यानी कि पैलेस ऑफ सप्लाई अपने आप सेट कर लेगा जीएसटी नंबर से। नीचे जाएंगे, जितने परसेंट पर आपका क्रेडिट नोट बना है आप उसकी वैल्यू यहां डालेंगे, जैसे कि 1516.94, ठीक है। ये मैंने ये वाले डाल दी फ्रेंड्स वैल्यू, ठीक है जी। और इसको सेव कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमारी क्रेडिट नोट में भी एक वैल्यू, देखिए यहां पर जो है ये एक वैल्यू जो है यहां पर ये आ गई है फ्रेंड्स, एक वैल्यू जो हमारे पास में आ गई है फ्रेंड्स, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास में यहां पर भी आ गई है। अब है ये क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन 9 कि अगर आप क्रेडिट नोट एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को इश्यू करते हो तो वो यहां पर डालेंगे फ्रेंड्स। जैसे मैं भी इसमें भी एक एग्जांपल डाल देता हूं फ्रेंड, दिखा देता हूं आपको। इसमें जाएंगे, ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे। ऐड रिकॉर्ड में जाने के बाद में देखिए ये B2CL लार्ज है, ठीक है, विद पेमेंट है, और ये जब B2CL में हम जो यहाँ कर लेते हैं डेबिट नोट नंबर लिख लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हम ये डेट डाल देते हैं, जो भी आपकी डेट हो आप वो डालना। मैं केवल आपको ये उसके पर्पज से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर डालेंगे हम नोट की वैल्यू, जैसे हम डाल देते हैं 10-11,800। नोट टाइप क्रेडिट नोट डाल देते हैं। पहले हम डाल देते हैं दिल्ली, ठीक है जी। और यहां पर हम डाल देते हैं 18% में 10,000 रुपए, ठीक है। तो हमने जो भी अपना B2C लार्ज का इसमें जो ये बना, हमने जिसमें एक रैंडमली फिगर केवल आपको दिखाने की वजह से, समझाने की वजह से डाल रहा हूं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, एक वैल्यू हमारी यहां पर B2C में ये क्रेडिट नोट में आ गई है फ्रेंड्स। क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन। एक ये जो मैं आपको बताता हूं, जो ये टेबल नंबर 9 है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये B2C लार्ज के अगेंस्ट में ही बनेगा फ्रेंड्स। अगर आप B2C लार्ज के अगेंस्ट में कोई जो है ये यहाँ पर वो कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में, उसके रिगार्डिंग में ही बनेगा फ्रेंड्स ये, ठीक है जी। अब टेबल नंबर 9 आती है आपकी, सॉरी टेबल नंबर 11 आती है एडवांस टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीप्ट। यदि आप किसी सर्विस के लिए, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, यदि आप किसी सर्विस के लिए एडवांस रिसीव्ड करते हो फ्रेंड्स किस भी मंथ में, तो आपको उस रिसीव्ड की भी अमाउंट पर उसी मंथ में, जिस मंथ में आपने
अमाउंट को रिसीव करा है उसमें आपको एडवांस के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो हम ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीवेबल ऑप्शन है, ये केवल सर्विस के केस में है। गुड्स के केस में अगर आपको एडवांस रिसीव होता है उस केस में आप ऐसा नहीं करोगे फ्रेंड्स। तो लेकिन अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर आप कोई एक सर्विस प्रोवाइडर हो और आप एडवांस में जैसे कि अभी चल रहा है फरवरी मंथ फ्रेंड्स, और अगर फरवरी में आपने कोई सर्विस के रिगार्डिंग पैसे रिसीव कर लिए, ठीक है, और उसका बिल अभी आप नहीं इशू कर रहे हो, बिल करोगे नेक्स्ट मंथ में फ्रेंड्स, तो आप इस मंथ में फ्रेंड्स जितने भी अमाउंट को रिसीव करोगे उस मंथ उस अमाउंट पर टैक्स पे करोगे एडवांस में। कैसे करते हैं फ्रेंड, देखते हैं फ्रेंड्स। तो हम क्लिक करते हैं फ्रेंड्स इस पे, ठीक है, यहां जाएंगे एड स्टेट वाइड टैक्स। एक चीज और फ्रेंड्स, जब हम एडवांस रिसीव करते हैं ना और टैक्स को पे करते हैं एडवांस रिसीव में, इसमें किसी पर्टिकुलर बिल पे या पर्टिकुलर जीएसटी नंबर पे नहीं करेंगे, ये स्टेट वाइज होता है फ्रेंड्स। यानी कि आपने यूपी से सपोज करो कि 2 बंदों से एडवांस करा है या 1 बंदों से कराया है या 3 सप्लायर से एडवांस रिसीव करा है, उनकी टोटल सम करने का जितना भी अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर फिगर पुट कर दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूं कि मैंने यूपी से फ्रेंड्स, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैंने ये उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है, इंटरस्टेट में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, इंटरस्टेट आ गया फ्रेंड्स मेरा। और जितनी भी अमाउंट मैं सेलेक्ट करता हूं, सपोज करो मेरा 18% का कि अगर इसमें मैंने जो है ये एडवांस रिसीव करा है और वो वैल्यू है 50,000 रुपए, या मैं कर लेता हूं 2-2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मैंने ये रिसीव करा है, तो उसने सीजीएसटी अपने आप कैलकुलेट कर ली और यहां पर सेव कर देंगे। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स एक बार फिर, जो हम एडवांस रिसीव के अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं वो स्टेट वाइज करते हैं। उसमें आपके एक या एक से अधिक कितने भी सप्लायर हो सकते हैं, जीएसटी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, आप उस सब की एक ही टोटल जितनी भी टोटल वैल्यू होगी उसको पुट करोगे, सेव करेंगे फ्रेंड्स, और हम बैक निकल जाएंगे। अब देखिए एक वैल्यू यहां पर हमारी आ चुकी है। यहां पर देखोगे इस टैक्स एडवांस रिसीव में भी एक वैल्यू आ चुकी है। अब इसके अगेंस्ट सेकंड जो आएगी हमारी 11B, वो आती है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। आपने फ्रेंड्स फरवरी मंथ में एडवांस रिसीव करा, उसके ऊपर आपने टैक्स जो है यहां पर पे कर दिया फ्रेंड्स, और बिल तो इशू करा नहीं। नेक्स्ट मंथ में जिस भी नेक्स्ट मंथ में फ्रेंड्स आपकी वर्किंग है, उससे नेक्स्ट मंथ में या जब भी उसको आप उस एडवांस के अगेंस्ट बिल काटोगे, ठीक है, तो उसका एडजस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपने टैक्स तो यहीं पर पे कर दिया है, ठीक है, टैक्स तो यहां पर पे कर दिया है, और जब आपका बिल बनेगा टैक्स उसमें भी लगेगा। जब उसमें टैक्स लगेगा फ्रेंड्स, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो टेबल नंबर 4 में आएगा, ठीक है, आप उसको टेबल नंबर 4 में बिल्कुल दिखाओगे। लेकिन जितना भी टेबल नंबर 4 में आप दिखाओगे उसकी वैल्यू को आप टेबल नंबर 11 में भी दिखाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। मान के चलते हैं कि इसमें क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, और यहां पर ऐड स्टेट वाइज में करते हैं, फिर पीओ सेलेक्ट करेंगे, और ठीक है, मैंने जो एग्जांपल लिया था मैं उसका सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मान के चलिए कि मेरा उत्तर प्रदेश सेलेक्ट था और मैंने यहां पर ये 2.5 लाख रुपए मैं दिखा देता हूं कि 2.5 लाख के बिल के मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। ये चीज ध्यान से रखना फ्रेंड्स, मैं जो ये फिगर दिखा रहा हूं केवल रैंडमली है, और जो आपको दिखा रहा हूं ये समझाने के पर्पज से दिखा रहा हूं। टैक्स का लायबिलिटी आप 1 मंथ में करोगे, और एडवांस इसका जो एडजस्टमेंट है वो जब करोगे जब आपके बिल बनेंगे। मैं केवल आपको सेम मंथ में इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको ये चीज समझा सकूं। या मान के चलिए मैं 2.5 लाख नहीं, मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए का जो मेरा पिछला एडवांस था पिछले मंथ का, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ पर देखो ये एक हमारी फिगर जो है यहाँ पर आ चुकी है। एक चीज और फिगर है फ्रेंड, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी आप यहाँ पर अमाउंट डालोगे और वो रजिस्टर्ड पर्सन को है फ्रेंड्स, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर डाली हुई है। ऐसा मत कमेंट करना कि आपने ऊपर ये अमाउंट नहीं डाली है, मैंने केवल आपको ये समझाने के पर्पज से दिखा रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपके केस में एडवांस का एडजस्टमेंट होता है तो आप यहाँ पर तो वैल्यू डालोगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पर भी बाकायदा
उसको ऐड रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। जीएसटी नंबर डालोगे, जितने भी इनवॉइस आपके 2, 4, 6 सबको डालोगे फ्रेंड्स, यहां पर पुट करोगे। फिर जो टोटल आएगा उस टोटल को एडजस्ट करोगे टेबल नंबर 11 में फ्रेंड्स, ठीक है जी। चलते हैं टेबल नंबर 12 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट टेबल है, तो ये टेबल नंबर 12 आ गई फ्रेंड्स हमारी एचएसएन की। एचएसएन में फ्रेंड्स होते हैं दो पॉइंट, B2B सप्लाई और B2C सप्लाई। यानी कि B2B सप्लाई फ्रेंड्स वे है कि आपके जो रजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल कर रहे हो वो B2B सप्लाई में आ गया, और जो B2C सप्लाई को कर रहे हो यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो वो यहां पर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये एक, जैसे कि सपोज करो मैं आपको एक ये दिखा देता हूं, ऐसी रेंडर मैंने डाला है, ठीक है। ये मैं डाल देता हूं, ठीक है जी। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपकी ये क्वांटिटी में कितने में, मैं मान के चलता हूँ ये पीसेस में है, क्वांटिटी मान के चलता हूँ मेरी एक ही केवल, टैक्सेबल बैल की मान के चलता हूँ कि मेरी 5,000 रुपए है, ठीक है। और ये मेरी 18% में है, और ये IGST 0 है फ्रेंड्स, और इस पे टैक्सेबल वैल्यू लगी मेरी 900 और 900, ठीक है फ्रेंड। ये केवल एक समझाने के पर्पज से है फ्रेंड्स, ये कोई पर्सनल डाटा नहीं है, कोई ओरिजिनल डाटा नहीं है, केवल समझाने के पर्पज से है। एचएसएन में आप वही डालना जो आपकी एचएसएन समरी कह रही हो फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर इस तरह ऐड को रिकॉर्ड कर लेंगे और ये हमारा एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह अगर B2C में आपने सप्लाई करी है तो B2C भी फ्रेंड्स आप वैल्यू को रिकॉर्ड कर लोगे फ्रेंड्स। बैक चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर भी एक वैल्यू हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब टेबल नंबर 13 फॉल करती है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट इशू। आपने डॉक्यूमेंट कहां से कहां तक इशू करोगे, तो इसमें जाएंगे फ्रेंड्स, ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे। मैं मान के चलता हूं कि मेरा 122 से लेकर और 125 तक कटे हैं, और टोटल नंबर हो गया आपके 4, 22, 23, 24, 25, और इसमें एक कैंसिल है। तो आपको ऐसे डालना है कि जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस मंथ में कहां से आपने बिल नंबर, इनवॉइस नंबर शुरू करे और कहां तक आपने बनाए फ्रेंड्स, टोटल बिल कितने हुए और उस पूरे मंथ में कितने बिल आपके कैंसिल है। अगर कैंसिल है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए, बाकी ये अपने आप जो है रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। और नीचे जाके कर देंगे फ्रेंड्स इसको सेव, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें और भी है फ्रेंड्स, जैसे कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाले हैं, तो जिसमें आप फॉल कर सकते हो फ्रेंड्स, आप उसमें डाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया कि आप किस तरह इसमें रिकॉर्ड को सेव करोगे फ्रेंड्स। तो यहां जाएंगे, ये बैठ जाएंगे। अब आप देखोगे कि हमारे पास एक रिकॉर्ड इसमें भी सेव हो गया है, ठीक है। अब यहां पर आती है फ्रेंड्स सप्लाई मेड थ्रू EOC माने के ई कॉमर्स ऑपरेटर्स फ्रेंड्स। तो ये टेबल नंबर 14 और 15 है, ये एक्चुअल में ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। मैं ब्रीफ में समझा देता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। टेबल नंबर 14 में भी दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, जो अंडर सेक्शन 52 और अंडर सेक्शन 95 फ्रेंड्स। तो अंडर सेक्शन जो ये 52 है, इसमें वो अपने रिकॉर्ड को पहले तो टेबल नंबर 14 को बताता हूं। टेबल नंबर 14 में फ्रेंड्स वो यहां पर जो अपने रिकॉर्ड को पुट करेंगे जो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म पर है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे कि मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन पे अपने माल को सेल कर रहे हो। जैसे कि मैं अपने माल को अगर फ्लिपकार्ट पर या अमेजन पर या मीशो पर सेल करता हूं, तो मैं ई कॉमर्स सेलर हुआ और मैं अपनी वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब आता है 52 फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 52 होता है फ्रेंड्स, ये उनके लिए जो गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। अब गुड्स को कौन सप्लाई करते हैं, गुड्स कहां पर सप्लाई होता है, गुड्स सप्लाई होता है फ्रेंड्स अमेजन पर, मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर। तो अगर कोई ऐसा बंदा है, ऐसा मतलब जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलर है, तो वो 52 में जाएगा, एड रिकॉर्ड जाएगा और अपना जीएसटी नंबर डालेगा, ठीक है, और अपनी सारी वैल्यू यहां पर पुट कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है।
एक चीज और फ्रेंड्स, यहां पर जो आपको डालनी है, यहां पर आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर का, ई कॉमर्स जो ऑपरेटर है, जैसे कि सपोज करो आपने मीशो पर सप्लाई करा, तो जो मीशो का जीएसटी नंबर होगा, ठीक है, मीशो का टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट करने वाला जो आपका जीएसटी नंबर है वो यहां पर पुट करोगे। फिर पूरे मंथ में आपने कितने बिल, सपोज करो यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं डलेगा, बिल वाइज नहीं डलेगी, बिल वाइज तो आप पूरे उसमें डालोगे, यहाँ पर तो आपको केवल वो वैल्यू डालनी है जो आपने पूरे महीने में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करी है, उसकी टोटल समरी यहाँ पर डाली है। मान के चले कि आपने मीशो पर पूरे महीने में 10 बिल या 2 बिल सिलेक्ट करे हैं, तो 2 बिल की वैल्यू होगी 10,000 रुपए, तो यहाँ पर आप 10,000 डालोगे और उस पर जो टैक्स लग रहा है वो डालोगे, बिल वाइज डिटेल नहीं डालेगी फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ये बता देता हूँ, टेबल नंबर लायबल टू पे अंडर सेक्शन 95, अंडर सेक्शन 95 वाले फ्रेंड्स का कौन होते हैं, जो सर्विस सप्लाई करते हैं, और सर्विस में भी स्पेसिफाइड सर्विस है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इसमें भी स्पेसिफाइड सर्विस अगर कोई सप्लाई हो रही है तो वो यहां पर डालेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, ऐड रिकॉर्ड करोगे और यहां पर अपना जीएसटी नंबर डाल के सप्लाई डालोगे और ये और अदर डिटेल सारे जो फिल कर दोगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद अब टेबल नंबर 15, टेबल नंबर 15 आती है फ्रेंड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, यानी कि ई कॉमर्स सेलर नहीं फ्रेंड्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होंगे वो यहां पर अपनी वैल्यू को पुट करोगे फ्रेंड्स। ठीक है, कि उसने बीट रजिस्टर्ड पर्सन से कितने लिए सेल करी वो लिया है, ये सब चीज एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, ये यहां तक जनरली यहां तक जो है जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए सारी टेबल फिल हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको नीचे समझा देता हूं, नीचे ये कुछ अमेंडमेंट की वो है, मैं आपको बता देता हूं। पहली है अमेंडमेंट B2B इनवॉइस 9 है B2B अमेंडमेंट। अब ये किसको फॉलो करता है फ्रेंड्स, ये 9A आपको करता है, देखो 4 टेबल नंबर 4 में अगर कोई आप डेटा डाल रहे हो फ्रेंड्स और उस बिल में कोई आप अमेंड करना चाहते हो तो उसको रिपोर्ट करोगे अमेंडमेंट B2B इनवॉइस 9A में फ्रेंड्स। ठीक है, यहां पर आप डालोगे, यहां पर इनवॉइस नंबर सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और जैसे ही इनवॉइस सेलेक्ट करोगे अमेंड रिकॉर्ड में करोगे, ये सारा अमेंडमेंट में हो जाए। मैं आपको करके दिखा देता हूं फ्रेंड्स, एक चीज आपको बिल नंबर डाल के मैं दिखा देता हूं। जैसे कि ये बिल नंबर है और मैं जैसे इस बिल को यहां पर डाल देता हूं और यहां पर अमेंड रिकॉर्ड में डाल देता हूं, तो मेरे पास जो मैंने इनवॉइस यहां पर पुट करा है उसकी सारी वैल्यू मेरे पास यहां पर आ चुकी है। अब इसमें मैं क्या अमेंडमेंट करना चाहता हूं, क्या बदलाव करना चाहता हूं, जीएसटी नंबर बदलाव करना चाहता हूं, इनवॉइस नंबर बदलाव करना चाहता हूं, बिल की डेट बदलाव करना चाहता हूं, ठीक है, या टैक्स या इनवॉइस वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू बदलाव करना चाहता हूं। तो जो भी आप इसमें अमेंड करना चाहते हो उस चीज को आप यहां पर अमेंड कर सकते हो फ्रेंड्स। बैक चलते हैं फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको करूंगा नहीं, बस आपको दिख रहा है। दूसरी टेबल यहां पर आ जाएगी अमेंडमेंट B2C लॉज। अगर आपने B2C लॉज में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो फ्रेंड तो यहां पर करोगे, बिल इनवॉइस नंबर डालोगे, इनवॉइस नंबर जैसे यहां पर आएगा नहीं, अभी आएगा नहीं है क्योंकि B2C लॉज है नहीं फ्रेंड्स। तो अगर आपने कोई B2C लॉज में इनवॉइस काटा है, बनाया है, तो उस इनवॉइस को यहां पर अमेंड डालोगे फ्रेंड्स और यहां पर अमेंड कर दोगे फ्रेंड्स आप। ठीक है, तीसरी यहां पे आती है एक्सपोर्ट। अब ये B2C लॉज किसको फॉलो करेगा फ्रेंड्स, पहली टेबल में फ्रेंड्स 9A में अगर आप जो डाटा टेबल नंबर 4 में डाल रहे हो और उसमें अमेंडमेंट करना है तो आप रिकॉर्ड करोगे 9A को फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आप B2C लॉज टेबल नंबर 5 में कोई आप टेबल नंबर 5 में किसी डाटा में आप जो है उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हो तो अमेंडमेंट कहां होगा फ्रेंड्स, ये यहां पर 9A B2C लॉज में फ्रेंड्स। अगर आपके केस में कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस में कोई जो आप अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आएगा 9A अमेंडमेंट इनवॉइस में, अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस में फ्रेंड्स।
अगर आपने कोई एक्सपोर्ट सप्लाई करी है और उसमें आप कोई अमेंडमेंट, कोई बदलाव करना चाहते हो, तो यहां पर जाकर आप यहां पर बिल नंबर दोगे और उसको अमेंड कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट टेबल समझ लेते हैं फ्रेंड्स, अमेंडमेंट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अगर किसी आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में फ्रेंड्स जो है करना चाहते हो, जैसे कि 9B में आपने कोई जो है डाटा डाला है, अमेंडमेंट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई क्रेडिट नोट इश्यू किया है, ठीक है, जिसकी एंट्री करी आपने टेबल 9B में, तो उसका जो है आप अमेंडमेंट करोगे 9C में फ्रेंड्स। यहां पर जाओगे, बिल की आप क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की यहां पर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट नंबर दोगे और अमेंड कर दोगे फ्रेंड्स। फिर यदि आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने क्रेडिट नोट इशू करा है, तो यहां पर अमेंडमेंट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट में यहां पर अनरजिस्टर्ड में आप अमेंडमेंट कर दोगे। फिर टेबल नंबर 10 है फ्रेंड्स, यदि आपने B2C लार्ज कौन सा, B2C अदर में, B2C अदर फ्रेंड्स ये, अगर इसमें कोई वैल्यू डाली है आपने और उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हो, तो उसका अमेंडमेंट होगा फ्रेंड टेबल नंबर 10, अमेंडमेंट B2C अदर में। ठीक है जी। टेबल नंबर 11A, अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। जैसे कि अभी मैंने आपको एडवांस रिसीव्ड वाला ऑप्शन बताया था, टेबल नंबर 11A, यहाँ पे आपने कोई एडवांस रिसीव कर लिया है, वो एडवांस रिसीव करने में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हो, तो इसका अमेंडमेंट होगा टेबल नंबर 11A, अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव में। आगे चलते हैं फ्रेंड, 11B, अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। ठीक है, यदि आपने कोई एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, ये वाले टेबल, अगर इसमें कोई आपको गलती हुई है फ्रेंड्स, तो इसका आप जो है ट्रीटमेंट करोगे, अमेंडमेंट करोगे इस वाले टेबल में। और ये दो फिर टेबल नंबर 14 और 15, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम हुई है टेबल नंबर 14 में और 15 में, तो इनका आप अमेंडमेंट करोगे फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने इस GST R1 की सभी टेबल को समझाने की कोशिश करी है। जब आपका सारा डेटा इसमें डल जाए, आप जनरेट समरी करोगे फ्रेंड्स। ठीक है, और तो फ्रेंड्स ये एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको GST R1 के सभी टेबल को 1 by 1 समझाने, GST R3B को किस तरह डिटेल में फाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स। GST 3B की जितनी भी टेबल है उनको हम बिल्कुल डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे, कि ताकि हम डिटेल में समझ पाए और अपनी GST R3B फाइल करते समय हमें कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं सीधा टॉपिक पर फ्रेंड्स। ये मैंने GST R3B जो है ओपन कर ली है। ठीक है, इसमें हम ये 7 टेबल है और 7 के 7 टेबल को ही हम एक डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल है फ्रेंड्स 3.1। ठीक है, ये है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई फ्रेंड्स। ये टेबल सबसे पहले फ्रेंड्स 3.1 टेबल ऑटो पॉपुलेटेड टेबल होती है। ये आपकी GST R1 से डाटा को ऑटो पॉपुलेट फेच कर लेती है फ्रेंड्स। इसमें आपको अपने आप से कोई फिगर नहीं डालनी पड़ती सिवाय एक के। वो सिवाय एक क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर जाएंगे फ्रेंड्स, ये आपकी ए में जो भी आपकी डिटेल है सारी अपने आप ले रही है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट होता है D। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। अगर आपके ऊपर फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी है, अगर आप रिवर्स चार्ज में फॉल कर रहे हो, तो आपको जो भी रिवर्स चार्ज की वैल्यू है वो यहां पर डालेंगे और उस पर जितना भी टैक्सेस आपका रिवर्स चार्ज आप पे करोगे वो यहां पर डाल दोगे। तो फ्रेंड्स केवल ये वाली D में केवल आप अपने आप से जो आपका रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी होगी वो डालोगे, बाकी ये सारी चीजें आपकी ऑटो पॉपुलेट होती है फ्रेंड्स। इसमें कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सेल की टेबल है फ्रेंड्स और रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें दूसरी टेबल है फ्रेंड्स 3.1.1 फ्रेंड्स। तो 3.1.1 जो टेबल होती है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, डिटेल ऑफ सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ द एक्ट 2017 एंड कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन IGST, UTC, CST, SST। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें जो डाटा आएगा सारा आपका ऑटो पॉपुलेट आएगा, लेकिन आएगा कहां से वो आपको समझना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमें ये जानना जरूरी होता है कि हमारा 3B हम फाइल कर रही है और कौन सी टेबल में डाटा हमारा कौन सी टेबल से कहां से आ रहा है। ठीक है, तो 3.1 जो टेबल है 3.1.1 फ्रेंड्स,
इसमें जो डाटा आएगा दो टेबल से आएगा, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। एक्चुअली ये जो ई कॉमर्स सेलर होते हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर, उन दोनों का डाटा इसमें आता है फ्रेंड्स। जैसे कि टेबल हमने इसको ऑन कर लिया और इसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पॉइंट में जो यहाँ पर ये डाटा आएगा ये टेबल नंबर 15 से आएगा। जीएसटी R1 की टेबल नंबर 15 से यहां पर डाटा फैच होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल करते समय टेबल नंबर 15 में अपना डाटा फिल करेंगे, वो डाटा फ्रेंड्स यहां पर आएगा फ्रेंड्स। और जो इसका सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में फ्रेंड्स डाटा आएगा टेबल नंबर 14 से फ्रेंड्स, टेबल नंबर 14 के सेक्शन 95 से फ्रेंड्स। टेबल नंबर 14 में भी दो सेक्शन है, सेक्शन 52, ठीक है, और सेक्शन 95। तो जो सेक्शन 95 वाला है उसमें जो आप डाटा पुट करोगे, ठीक है, जो टैक्सेबल वैल्यू पुट करोगे फ्रेंड्स, पूरा डाटा नहीं आएगा, केवल टैक्सेबल वैल्यू आएगी फ्रेंड्स। जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू करोगे वो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी फ्रेंड्स। ये जो डाटा है, जो ये डाटा है टेबल नंबर 14 होती है ई कॉमर्स सेलर के लिए, ठीक है। जो ई कॉमर्स सेलर्स अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल करते समय टेबल नंबर 14 के 95 में डाटा जो पुट करोगे वो यहां पर आएगा फ्रेंड 3.11 के सेकंड में फ्रेंड्स। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया फ्रेंड। चलते हैं आगे फ्रेंड। अब नेक्स्ट टेबल है फ्रेंड्स 3.2 इंट्रास्टेट सप्लाई फ्रेंड्स। तो इसमें आपके एसेट आता है फ्रेंड्स, जो आप 3.1 में फ्रेंड्स डाटा आता है जैसे डिटेल ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूआई होल्डर। तो फ्रेंड्स जो आप जीएसटी R1 में, ठीक है, जीएसटी R1 में इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, अनरजिस्टर्ड को B2C करते हो और B2C को क्रेडिट नोट करते हो, इन सबको सेट ऑफ करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर डाटा आपका आता है फ्रेंड्स। तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर जाके फ्रेंड्स। देखिए यहां पर लिखा भी है मेड सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे वो यहां पर आएगा, सप्लाई टू कंपोजिशन टैक्स पर्सन को यहां पर आएगा और सप्लाई मेड टू यूडीएन होल्डर्स को यहां पर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी फ्रेंड्स ऑटो पॉपुलेट डाटा आता है, इसमें भी कुछ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टेबल है फ्रेंड्स टेबल नंबर 4 आईटीसी। फ्रेंड्स इस टेबल के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है क्योंकि ये टेबल खुद में काफी बड़ी है फ्रेंड्स। तो फ्री में एक ओवरव्यू दे देता हूं फ्रेंड्स। जैसे कि ये आपका यहां पर ए आता है, टेबल नंबर 4 का ए आईटीसी अवेलेबल पार्ट है फ्रेंड्स। ये तो ये इंपोर्ट्स के गुड्स में आता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के में यहां पर आता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप कोई रिवर्स चार्ज जैसे कि जीएसटी R1 में अभी आपको टेबल नंबर जैसे कि यहां पर आप बैक चलते हो, अगर आपके केस में कोई रिवर्स चार्ज है और आप यहां पर कोई रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी रखते हो, ठीक है, और जो यहां पर टैक्सेस पुट करोगे वही टैक्सेस आपको फ्रेंड्स फिर टेबल नंबर 4 में भी पुट करना है यहां पर फ्रेंड्स। जो भी आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसएसटी, सेस जो भी होगा वो आपको यहां पर भी पुट करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी किसमें आता है, और यहां पर टेबल नंबर 5 मेन होते हैं, यहां पर आपकी ऑल अदर आईटीसी आती है। वो आईटीसी जो आईएमएस रिपोर्ट में एक्सेप्ट कर लेते हो फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी आपकी नेट ऑफ आईटीसी है वो यहां पर आ जाती है फ्रेंड्स। फिर ये टेबल नंबर 4 का बी पॉइंट होता है रिवर्स आईटी। जो आईटीसी आप रिवर्स करते हो, जो परमानेंट आईटीसी होती है फ्रेंड्स, वो आपको टेबल नंबर 4 के बी के 1 में डालनी होती है। और अगर आपकी टेम्परेरी या ऑप्शनल जो आपकी आईटीसी को रिवर्स कर रहे हो, टेम्परेरी रूप से आप रिवर्स कर रहे हो, तो टेबल नंबर बी के 2 में आप यहां पर जो उसे पुट करोगे फ्रेंड्स। फिर यहां पर आ जाएगी फ्रेंड्स सी में नेट अदर और नेट आईटीसी अवेलेबल है कि ए माइनस बी फ्रेंड्स, जो भी आपकी नेट आईटीसी जो यहां पर आ जाएगी फ्रेंड्स। फिर यहां पर आपकी अदर डिटेल में आता है कि अगर आपने कोई आईटीसी टेबल नंबर 4 के बी के 2 में आईटीसी रिवर्स करी है टेम्परेरी रूप से, उसको क्लेम करोगे, रिक्लेम करोगे यहां पर फ्रेंड्स। ठीक है, फिर आता है कोई अगर इनेजिबल आईटीसी है वो आप यहां पर डालोगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसको चलते हैं फ्रेंड। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एग्जैम्प्ट, निलरेटेड और नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई। इस टेबल में फ्रेंड्स, इस टेबल में जो जीएसटी 3B की टेबल नंबर 5 होती है फ्रेंड्स, इसमें आपको डेटा अपने आप से पुट करना होता है फ्रेंड्स। ये एक टेबल ऐसा है जिसमें आपको पुट करना होता है। तो क्या पुट करना होता है देखते हैं फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड्स कुछ ऐसी परचेज करते हो फ्रेंड्स, आप
अगर आप जैसे खुद में कोई ऐसी परचेज करते हो जो एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है या नॉन जीएसटी सप्लाई है, तो उसको आप यहां पर पुट करोगे, क्योंकि ऐसी आपकी जो बिल्स है आपके 3B में 2B में नहीं आएंगे फ्रेंड्स। तो यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये लिख रहा है नेचर ऑफ सप्लाई फ्रॉम ए सप्लाई अंडर कंपोजिशन एग्जेम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लाई, ठीक है, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड दोनों फ्रेंड्स। तो अगर ऐसी आपने कोई परचेज की है वो यहां पर डालोगे, और अगर आपकी नॉन जीएसटी सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाई जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह आपका है और पेट्रोल पंप पे आपका काम है, तो आप उसको यहां पर आप जो है डालोगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये एग्जेम्प्ट परचेज करने वालों के नील रेटेड और नॉन जीएसटी वाली सप्लाई के लिए जो परचेज करते हैं, ये टेबल खासकर से उनके लिए होती है फ्रेंड्स। फिर आती है टेबल नंबर 5.1 फ्रेंड्स। टेबल नंबर 5.1 फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक अपडेट होती है फ्रेंड्स। अब इसमें जो टैक्सेस लगते हैं वो भी आपके जो लेट फीस पर इंटरेस्ट पर पेनल्टी लगेगी वो भी आपके ऑटो पेमेंट हो गया फ्रेंड्स, बिल्कुल। और इसमें एक चीज और अभी इंप्लीमेंट हुई है अभी फरवरी 26 से फ्रेंड्स, कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट और लेट फीस लग रहा है फ्रेंड्स, तो पहले वो इंटरेस्ट लेट फीस पूरे पे लगता था टैक्सेस पे। अब अगर आपकी कैश लेजर में कुछ कैश है फ्रेंड्स, ठीक है, तो जो लेट फीस और इंटरेस्ट लगेगा फ्रेंड्स वो आपके कैश लेजर के बैलेंस को देखते हुए फ्रेंड्स अब लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ऑटो पेमेंट है फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और लास्ट टेबल होती है फ्रेंड्स टेबल नंबर 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यहां पर आप टैक्सेस का पेमेंट करते हो और आईटीसी को एडजस्ट करते हो फ्रेंड्स, अपनी लायबिलिटी और आईजीएसटी को एडजस्ट करते हो फ्रेंड्स। अभी फिलहाल में एक आईजीएसटी का सेट ऑफ करने का फ्रेंड्स रूल आ गया कि अगर आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो पहले जैसे अगर आपकी यहां पर इस केस में आपकी कोई आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो पहले क्या होता था, वो पहले आईजीएसटी से सेटअप होती थी और बची हुई पूरी की पूरी सीजीएसटी का अमाउंट को खत्म कर देता था फ्रेंड्स। तो लेकिन अभी ये इंप्लीमेंट हुआ है नया कि आपकी अपनी अब आईजीएसटी की लायबिलिटी को फ्रेंड्स अपनी आईजीएसटी तो होगी फ्रेंड्स, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी को अपनी सीक्वेंस में आप यहाँ पर सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी उसको आईजीएसटी सेटअप कर दो, ऐसा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद आपकी जो कैश जो आपका टैक्स बनता है फ्रेंड्स वो टैक्सेस आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और आप अपनी आईजीएसटी को सेटअप कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने समझा कि हम अपनी जीएसटीआर 3B की जो जितनी भी टेबल होती है, टेबल 7 होती है, उनको डिटेल में किस तरह उसमें डाटा फिल कर सकते हो और किसका डेटा फ्रेंड्स कहां से आ रहा है फ्रेंड्स। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स कि अगर हम अपनी 3B फाइल कर रहे हो तो उसमें जो टेबल है और उसमें जो टेबल में डाटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है और क्या हमें डालना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। तो एक छोटी सी वीडियो थी फ्रेंड्स जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि जीएसटीआर 3B को हम किस तरह फाइल कर सकते हैं और जीएसटीआर 3B में जो डाटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय, एक टैक्स कंसल्टेंट फ्रेंड्स। यदि आप हमसे हमारी पेड सर्विस कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी पेड सर्विस है फ्रेंड्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करना, टीडीएस रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अकाउंटिंग सर्विस, बैलेंस शीट बनाना फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ऑडिट फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स इनमें से कोई भी आपको हमारी कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट, कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।